चले आगे, इसमें टाइम मत लगाओ, बढ़े आगे। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007 से 2012 के अवधि के दौरान एक कार निर्माण कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक ब्याज को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वार्षिक लाभ प्रतिशत का ग्राफ दिए गए सभी वर्षों में वार्षिक प्रतिशत के औसत के निकटतम था? औसत के निकटतम था, औसत निकालोगे, ये लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, इसका औसत निकालोगे, जोड़ दो सबको। जोड़ने आता है ना, 55 45 100, 55 45 100, 60 40, 100 मिलके 200, 270, 270 में 65 को जोड़ दोगे 335। टोटल है 1 2 3 4 5 और 6, 6 से भाग लगाओ, 6 पंचे 30, लगभग 6 छा के 36। तो ये किसके नजदीक है? 55 के। तो 56 किसके नजदीक है? 55 के। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 2008, यही हमारा उत्तर हो गया। रेलवे का डेटा इंटरप्रिटेशन, एसएससी का डेटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल आसान होता है। बैंक का डेटा इंटरप्रिटेशन एक दे देंगे तो अगले 45 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात समझे? इसलिए उसका लेवल और इसके लेवल में जब आसान का फर्क है। ये आसान, एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है, इसमें हम कोशिश ये किए कि जो बहुत हार्ड है वो क्वेश्चन देने का, उसमें भी हार्ड नहीं हो पाया। समझे? देखो यहां, कंपनी के व्यय में निम्नलिखित तालिका एक कंपनी द्वारा 5 वर्ष के दौरान विभिन्न मदों पर किए गए व्यय को दर्शाती है। व्यय की मदें 2007 में 2017 में वेतन पर 361, 93 83 कर पर, विज्ञापन पर 142, 52 पर ऑफर एवं प्रमोशन। ये 2017 से लेके कहां तक का डेटा दिया हुआ? 2021 का। ये टोटल टोटल व्यय है, ये टोटल इसका व्यय है, अलग अलग चीज पे व्यय है, वेतन पे, परिवहन पे, कर पे, विज्ञापन पे, ऑफर एवं प्रमोशन पे। तो 2017 के कंपनी का कुल व्यय 2021 के इसके कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था? तो 2017 का और 2021 का कुल व्यय बोला है ना, तो कुल व्यय बोला है तो जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दो, 360 में 90 को जोड़ोगे 450 आएगा। देखो कैसे जोड़ते हैं, बात पे ध्यान दो। 360 लिए, एक छोड़ दिया ना, 360 में 90 जोड़ोगे 450 आ जाएगा। बोलो 450 आ गया। यहां से 50 ले लो, 500 आ गया। क्या आ गया? 500। 500 में 140 को जोड़ दो, ये आ जाएगा 640। 640 में 80 को जोड़ दो, 720। इसके अलावा 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11। क्या 720 में 11 को जोड़ दोगे तो क्या 731 आएगा? क्या इसको जोड़ो, 650, 650 ले लो और ये हमारे पास 75 ले लो। 650 75 को ले लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 725। 725 में 100 को ले लो, 825। 825 में 100 को ले लो, क्या आ गया? 925। 925 में 100 को ले लो, 1025। यहां से हम लोग क्या लिए थे? 650, तो 2 बचा, 1025 है। 11 और 2 मिलके 13, 13 और 32 को जोड़ दोगे 45, 45 एक 46। तो कितना हो गया टोटल? 1025 में 46 को जोड़ोगे, 1025 है ना आया था जी, 46 को जोड़ दोगे तो 4 2 6 1 7, क्या ये हमारे पास 1071 आ गया क्या? अब यहां पर दिमाग ये लगाएंगे कि 61% का भी हो सकता है क्या? काहे? लगभग ये 1000 के पास है, लगभग कितना के पास है बताओ? 55% अगले जन्म भी होगा क्या? अरे 1000 के पास है, ये लगभग 700 के पास, 1071, 731, तो लगभग 70% के आसपास नहीं हुआ जी? तो इसको पूरा बनाएंगे क्या बताओ? नहीं तो बैठ करके बनाओगे तो इसको 100 से गुना कर दो, आराम से डिवाइड करके देखो, यही आ जाएगा 71%। अब ऑप्शन में अगर ऐसे रहता, नहीं 70.34%, 71.23%, 71.74%, तब क्या करना पड़ता? इसको बनाना पड़ता। लेकिन अभी बनाने का कोई जरूरत है ही नहीं। या तो जोड़ लो, जैसे जिसको जैसे आता है जोड़ने, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे ही तरीके से जोड़ो, जैसे जिसको आता है जोड़ने उस तरीके से जोड़ सकते हो, जितना स्पीड में जुट जाए। बस आ गया, 68% आ गया।
कितना आया था टोटल जोड़े थे तो 731, 1071, 731, 1071 से करोगे तो सबसे पहले तो ये बताओ 10 सत्ते 70, 7 सत्ते 49, 4, ठीक है, 10 सत्ते 70, ठीक है, 6 बार में करो, 6 इकाई 6, 6 सत्ते 42, 4 आ गया, 10 छके 60, 60 में जोड़ दोगे किसको, 4 बचा था ना, 60 में 4 को जोड़ो 64, ये हमारे पास आ गया 4, 10 में से 2 को घटाओगे 8 आएगा, ये हमारे पास 72 में से 64 को घटा दोगे 6 2 8 आ गया, हाँ 10 अट्ठे, हाँ ये 68 आ गया, 68 आ गया है, 10 अट्ठे 8 इकाई 8, ठीक है, 8 सत्ते 56, 5, 10 अट्ठे 80, 80 और 5 मिलकर के 68 दशमलव समथिंग आ गया। हाँ चलो इसको जो है ये गलती हो गया यहाँ पर, 68 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 1 अट्ठे 8, 8 सत्ते 56, 5 आ गया, 10 अट्ठे 80, 80 और 6 को जोड़ोगे 86, अब 68 दशमलव समथिंग आएगा तो 68 के ज्यादा नजदीक हुआ, 71 के ज्यादा नजदीक नहीं हुआ, ठीक है, 70 के आसपास आता तो 71 लिख सकते थे, लेकिन ये 68 आ गया, ठीक है। हो गया, ये क्या दे दिया है जी, ग्राफ है, इरेजर बॉक्स की संख्या दिया हुआ 2016 से 2021 तक, 2016 से 2021 तक, 2018 से 2020 तक बेचे गए इरेजर बॉक्सों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2018 में डेटा है 35 और 2021 में डेटा क्या है, 2021 है 2020 में डेटा है 55, बोल रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत का पूछा है तो बताओ 20 का वृद्धि हुआ है कितना में, 35 में, 5 सते 35, 5 चौका 20, क्या 1/7 का ये 4 गुना है क्या, तो 1/7 का 4 गुना है 57%, इसका उत्तर हो जाएगा 14.2/7 को किससे गुना करोगे, 4 से, 14 चौका 56, 4 दूनी 8/7, 57.1/7% आ जाएगा, तो नजदीक में क्या आंसर आ जाएगा इसका, 57%। 55 35 से कितना बढ़ गया है, 20 बढ़ गया है, 20 बढ़ गया अगर 35 में तो ये हो जाएगा 4/7, 4/7 का मतलब प्रतिशत में वैल्यू अगर 100 से गुना कर दोगे तो भी निकल जाएगा, नहीं तो 1/7 का 4 गुना होता है, 14.2/7% का 4 गुना कर दोगे। चले आगे, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। 7वां नंबर, निम्नांकित ग्राफ एक विशिष्ट वर्ष के दौरान 5 कॉलेज में पंजीकृत छात्रों की संख्या उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ये जानते हो उल्टा दे दिया, ये उल्टा दे दिया, पंजीकरण वाला कम थोड़ी होगा, कम में उत्तीर्ण कैसे होगा ज्यादा, ये उत्तीर्ण वाला है, ये जो नीचे वाला है ये उत्तीर्ण है, बात समझे, और ये पंजीकरण वाला है। अरे उत्तीर्ण कैसे होगा, 100 लड़का पंजीकृत किया उसमें 120 लड़का पास कर जाएगा, ऐसा होता है क्या, तो 120 लड़का पंजीकरण किया उसमें 100 लड़का पास करेगा, ये यहां पर उल्टा दे दिया, इसको ठीक कर लो, पंजीकरण ऊपर वाला पंजीकरण है, नीचे वाला उत्तीर्ण है, उसमें सभी कॉलेज में कुल मिलाकर पंजीकृत और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात निकालना है, जोड़ दो सबको, देखो इस दोनों को जोड़ो, 52 48 को जोड़ोगे 100 आएगा, 45 55 को जोड़ोगे 100 आएगा, 100 100 मिलकर के 240 हो गया, तो पंजीकृत हो गया 240, इस दोनों को जोड़ोगे 80 आएगा, 80 40 मिलके 120 आएगा, इस दोनों को जोड़ोगे 80 आएगा, टोटल 200 आ गया, रेशियो निकाल दो इसका, 4 छाके 24, 4 पंचे 20, आंसर जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, 6:5। सबको एक तरफ से जोड़ दिए पंजीकृत वाले को। अगला क्वेश्चन, निम्न तालिका 4 अलग अलग गांवों में व्यक्तियों की संख्या और उन गांवों में साक्षर और निरक्षर व्यक्तियों के अनुपात को दर्शाती है। ए गांव है जनसंख्या 1500 है, साक्षर और निरक्षर का अनुपात दिया हुआ है, बी में 4000 है, साक्षर निरक्षर का अनुपात दिया हुआ है, सी में 3000 है, साक्षर निरक्षर का अनुपात दिया हुआ है,
डी में 5500 है साक्षर निरक्षर का अनुपात दिया हुआ। सभी 4 गांवों में कुल मिलाकर के साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, कुल मिलाकर के साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत। हम साक्षर व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं। देखो 3 2 5 तिया 3 2 5 5 तिया क्या 2 तिया 600 आएगा क्या, बोलते चलो। 11 9 20 20 दूनी 40 क्या 11 दूनी 2200 आएगा क्या साक्षर। 13 2 15 15 दूनी 30 200 आ गया 1 यूनिट, तो 13 दूनी 2600 आ जाएगा साक्षर। 4 1 5 11 5 55 तो 11 चौका क्या आ जाएगा, तो 4400 आ गया साक्षर। तो टोटल साक्षर की संख्या को गिन लो। 6 4 10 2 12 2 1400 1400 ये हमारे पास आ गया 1000, तो 1000 आ गया हमारे पास कितना 2400, ठीक है। ये हमारे पास 6 4 10 2 12, ठीक है। 6 2 8 2 10 10 4 14 14 1 15, ज्यादा हो गया 15200 है ना। 6 4 10 2 12, ओहो 1 सेकंड रुको, वहां पे 6000 नहीं, ये 600 है, 600 है 600, ठीक है। यहां पर हमारे पास कितना है 600। अब इसको जोड़ो, यहां पर गलती हो गया, बताओ क्या होगा। अब देख लो 6 4 10 2 12 6 18, ठीक है। 4 1 5 2 7 2 9 क्या आ गया 9800। तो टोटल आ गया साक्षर कितना 9800। बट्टी जोड़ो इस दोनों को 7000 7000 मिलकर के कितना आ गया 14000। गुना किससे कर दोगे 100 से। 0 0 0 0 0 14 सते 98। आंसर क्या आ गया 70%। ऑप्शन नंबर डी। सारे और बैंक भी 1.5%, कितना प्रतिशत 1.5% निकाल दोगे किसका 23 लाख का। 23,100,000 को 23 लाख बोलते हैं। 1.5% निकालने के लिए दशमलव को 2 जीरो से हटा दो, एक दशमलव को यहां से खत्म कर दो, ये प्रतिशत था 2 जीरो से हट गया, दशमलव से 1 हट गया। 15 दूनी 30, 15 दूनी क्या आ गया 30, 15 तिया 45, 30 4 34,500। यही हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ 1.5% निकालना था। ब्याज ए दे रहा है 8.5% का और बी दे रहा है 10% का। दोनों का अंतर कितना प्रतिशत हो जाएगा 1.5%। और यही 1.5% निकालोगे 23,100,000 यानी 23 लाख का। 23 लाख का 15 से गुना कर दो, 15% से 34,500 आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन। देखो कहा जा रहा है क्या कि नीचे दिए गए वर्षों की किस जोड़ी में योग्य उम्मीदवारों के प्रतिशत में कम अंतर था। 2001 से लेकर के 2006 तक का डेटा दिया हुआ है। 34 48 59 60 40 68 78। बोला किस जोड़ी में योग्य उम्मीदवार की प्रतिशत में कम अंतर था। ऑप्शन देखो 2003 2004 में, 2003 2004 में कितना का अंतर है 1। तो 1 से तो कम वाला कहीं अंतर है ही नहीं। देखो कहीं कम अंतर वाला है, ये 14 हो गया, ये कितना हो गया 15, ये 14 का अंतर, ये 15 का अंतर, ये कितना का अंतर 1 का अंतर, ये 20 का अंतर, ये 38 का अंतर। सबसे कम अंतर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे कम अंतर वाला वर्ष कौन सा हो जाएगा 2003 से 2004। अगला क्वेश्चन देखो निर्देशांक ज्यामिति। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आता है। एक तरीका यहाँ पर हम समझा रहे हैं, बात पे ध्यान देना थोड़ा सा। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 शीर्ष दिए हुए हैं, 3 - 2 2 - 3 p - 4 और इसका क्षेत्रफल क्या है 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका हम यहाँ पर बताते हैं, लिखोगे हाफ इंटू, बात पे ध्यान देना, इसका क्षेत्रफल 8 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू 3 और -2 ऐसे लिखना। उसके बाद लिखोगे 2 - 3, उसके बाद लिखोगे p - 4, ठीक है। और एक बार जो है यहाँ पर से हम इसको हटा करके एक बार हम फिर से लिख देंगे 3 - 2, ठीक है। बात पे ध्यान दो। अब बोलोगे गुना कैसे करना है। अब क्या क्या निर्देशांक, पहले x लिखा फिर y, फिर x लिखा फिर y लिखा, फिर x एक्सिस वाला लिखा फिर y एक्सिस वाला। जिसको हमने पहले लिखा था उसको फिर से एक बार रिपीट करके लिख देंगे। जिसको इच्छा करे, अगर इसको पहले का लिखने का इच्छा है तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार लास्ट में उसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से सुनो। इसको हाफ लिखोगे, मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं। 3 को -3 से गुना करो, -3 दिया 9, -9 आया, 2 चौका -8 आया, p गुना 2 -2p आ गया, बोला आ गया। फिर यहाँ पर करोगे माइनस। इसके बाद अब देखो 2 दूनी 4, क्रॉस उल्टा गुना करो, इसके x से इसके y को गुना करो, 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा -4। क्या ये -3p आया क्या ये हमारे पास -12 आया क्या। और इसको हम मोड में रखे हुए हैं। ये जो साइन है ये किसका साइन है मोड का। मोड का साइन इसलिए है कि अगर अंदर में निगेटिव भी आ गया तो बाहर आकर के क्या होगा पॉजिटिव,
यहाँ पर देखोगे ये आ गया 9 8 17 -17 हो गया -2p, ये आ जाएगा 12 4 16, ये प्लस हो गया। एक बार हम इसको फिर से लिखते हैं, ये हमारे पास आ गया -17 -2p, -12 4 16 माइनस माइनस प्लस, ये 16 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस 3p आ गया। ठीक है, और इसका जो हाफ हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? 8 के। हम क्यों ना इस हाफ को बराबर किस तरफ भेज दें? हाफ को इसके बराबर के इस तरफ भेजोगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। 3p में से 2p को घटाओगे 1p, 16 में से 17 को घटाओगे -1, ये हमारे पास p माइनस क्या आ गया है 1, और p माइनस 1 बराबर अगर हमारे पास आया है 16, तो बताओ कि p का जो मान आ जाएगा, क्या 16 प्लस 1 मिलकर 17 आएगा क्या? तो आंसर जो हमारा आ जाएगा p का वो क्या आ जाएगा? b। जिसको इच्छा करे उसको लिख सकते हो। 2 - 3 लिखना है पहले तो लिखो 2 - 3 को ही, लेकिन बाद में इसको रिपीट करके एक बार और लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और चतुर्भुज के साथ भी हम लोग यही करेंगे, चतुर्भुज के साथ भी हम लोग यही तरीका यूज करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने में। एक त्रिभुज है, एक क्वेश्चन है, त्रिभुज है, इसका 3 शीर्ष दिया हुआ, 1 2 3 4 -2 और -3। ये बताओ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? लिख लियो हो इधर, अगर लिख लियो हो तो इसको मिटाते हैं। बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इसको लिखना है तुम्हारा इच्छा, जैसे हमको इच्छा कर गया इस बार 3 4 लिखने का, लिख दिया 3 4, इसके बाद लिखे -2 और -3, फिर लिखे 1 और 2, और फिर से 3 4 को क्या किया है? रिपीट करके लिख दिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 तिया -9 आ गया, 2 दूनी 4, और 1 चौका 4, और इसमें से हमें घटाना है, किसको घटाना है? 4 दूनी 8 -8, इकाई 3, 2 तिया 6, और ये मॉड के अंतर्गत आ जाएगा। इसको गुना कैसे करोगे? आधे से। 4 से ये 4 चला गया, -9 आ गया, 8 3 11, -11 प्लस 6 मिलके -5, माइनस प्लस 5, 5 में से 9 को घटाओगे तो -4 ना आ गया जी। अरे -4 आया कि नहीं आया? लेकिन ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 4। 1/2 को किससे गुना करोगे? 4 से। 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, उत्तर आ गया 2 इकाई, 2 वर्ग इकाई। तो जिसको भी पहले लिखने का है उसको एक बार फिर से रिपीट करके लिख देना। कोई भी एक टर्म घर पे जाकर के करना, 1 2 लिख करके, फिर इसको एक तरफ से लिख करके, फिर 1 2 लिख करके मल्टीप्लाई करोगे, आराम से इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। चले आगे, देखो ये जो हमारे पास है ABCD चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, शीर्ष D द्वारा गठित चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, और इसमें भी हम लोग यही तरीका यूज करेंगे। दो अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे नहीं, इसको एक के बार जोड़ देंगे। देखो कैसे, ये हमारे पास है 0 -2, B हमारे पास क्या है? 2 -1, फिर क्या है? 0 4, फिर क्या है? -2 और 1, -2 और 1, और 0, और ये हमारे पास क्या आ जाता है? -2। हम पहले लिखे हैं उसको एक बार फिर से रिपीट करके लिख दिए। बोले लिख दिए। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या करेंगे? हम लिखेंगे हाफ इंटू गुना करो, 0 इकाई 0, 2 चौका 8, 1 0 0, 2 दूनी 4, प्लस 4 आ गया, माइनस 2 दूनी 4, माइनस में 4 आ गया, 1 0 0, 2 चौका 8, माइनस में 8 आ गया, और ये क्या आ गया? 0 आ गया। क्या ये 8 4 12 माइनस में आया? माइनस, तो यहाँ प्लस 12, यहाँ प्लस 12, 12 12 प्लस 12 बाहर आएगा मोड़ के, तो 24 ही रह जाएगा, प्लस 24 बाहर आएगा, 24 ही रह जाएगा, 1/2 से गुना कर दोगे, उत्तर आ जाएगा 12 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर डी। चले आगे,
आगे तीसरा। देखो यहाँ पर केंद्रक, केंद्रक जैसे पूछे तो केंद्रक अगर कभी भी पूछे, अगर x1 y1 निर्देशांक दिया हुआ है, x2 y2 निर्देशांक दिया हुआ है, x3 y3 निर्देशांक दिया हुआ है, केंद्रक का फार्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 का बाई 3, और दूसरा आ जाएगा 1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। हमारे पास दिया हुआ बिंदु 3 3 5 माइनस 7 4 10 माइनस 6 से बने त्रिभुज का केंद्रक यहाँ पर है हमारे पास। एक बिंदु है 3 5, दूसरा बिंदु है माइनस 4 माइनस 7 4, और तीसरा बिंदु है 10 माइनस 6। बिंदु का जो केंद्रक है, केंद्रक के बारे में कह दिया कि हमारे पास क्या है, ए है और क्या है, एक है। अब सोचो जब दूसरा निर्देशांक दिया हुआ है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 करना जरूरी है क्या? सिर्फ हम x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कर देंगे तो डायरेक्ट k का मान नहीं निकलेगा जी, और k का ही मान निकालना। a कहां से दे दिया? यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसको देखो यहाँ पर 3 माइनस 7 प्लस 10 बटे क्या लिखोगे 3, बाकी कुछ नहीं लिखना। ये बराबर किसके आ जाएगा, k के। 3 माइनस 7 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 4, माइनस 4 प्लस 10 मिलके क्या आया 6। 6 का 1 बटे 3 करोगे तो क्या आएगा 2। 2 बराबर किसके आएगा, k का। k का मान आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है लिखने में, इसको लिख दो सी। सिर्फ k का मान निकालना है। केंद्रक का फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। y1 उसमें सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। माइनस k है, उसको भी ठीक करो, माइनस 6 होना चाहिए, ठीक है। k की जगह पे 6 लिख दो। तीसरा जो निर्देशांक है ना 10 माइनस के लिखा हुआ, वहां पर माइनस 6 होगा। माइनस 1 से हमको लेना देना ही नहीं है, हमको किससे लेना देना, k से। गलत तो दिया होगा, कोई मतलब नहीं, k निकालना है। असल में निकालोगे तो निकाल दो इसको। 5 4 9, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, 3 का 1 बटे 3, दूसरा निर्देशांक क्या आएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ भी ठीक कर लो अगर पीडीएफ में गलती लिखा हुआ है। 5 बार बोले कि ठीक कर लो, जहां जहां गलती लिखा हुआ ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ पर k और 1 लिख लो। अब ठीक कर लो, देखो क्या। अरे चलो अगला क्वेश्चन उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु 2 4 7 9 एक बात को बोल रहा है। देखो सीआईडी सीरियल चलता है, ठीक है। एगो था एसीपी प्रद्युम्न, उसके साथ कौन था, दया, उसके साथ कौन था, अभिजीत। ये बोलता था, प्रद्युम्न बोलता था लगता है ये मर गया, दया बोलता है लगता है इसके प्राण पखेरु उड़ गए, तीसरा बोलता था लगता है इसका हत्या हो गया इसलिए मर गया, चौथा बोलता था अच्छा ये मर गया, फिर पांचवा आकर के बोलता था ये कब मरा, फिर छठा आकर के बोलता था लगता है भगवान को प्यारे हो गया। वही है, इधर बोल रहा है उधर बोल रहा है। देखो इधर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो सैटरडे को जो है, परसों सैटरडे है ना जी, पिछले सैटरडे को तो नहीं हुआ था टेस्ट, लेकिन इस सैटरडे को फिर से टेस्ट होगा 40 क्वेश्चन का। कितना क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन का टेस्ट देना है, और अपने आप को पता करो कि हम कितने पानी में है। समझ में आ रहा है। और A to Z क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का ही हम देंगे 40 क्वेश्चन, चाहे टीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एएलपी का हो, सबको मिक्स करके हम 40 क्वेश्चन का सेट तैयार करेंगे, ठीक है। और इस 40 क्वेश्चन का सेट देकर के देखो कि हमारा तैयारी कैसे है। जैसे कुछ लोग जैसे कुछ लोग को जिसको नहीं आता है तो डायरेक्ट बोलता है कि मास्टर को पढ़ाने नहीं आता है। कुछ लोग जो है मतलब सब तरह का बात है। कुछ लोग तो अब जा रहा बारिश हो गया इंद्र भगवान को गाली दे देगा, ज्यादा धूप लग गया सूर्य को गाली दे देगा, जा रहा गड्ढा में गिर गया तो गड्ढा को गाली दे देगा। मतलब समझे, इससे नहीं मतलब है। ये अपना टेस्ट करो कि 40 क्वेश्चन में हमको कितना आता है। एक क्वेश्चन हम रेलवे का दिए हैं, तब भी लग रहा है कि मंगल ग्रह का क्वेश्चन है, नहीं है, लग रहा है कि मंगल ग्रह का क्वेश्चन है। लेकिन एक क्वेश्चन हम टेस्ट कर दिए हैं। इस बार जो हम टेस्ट करेंगे तो जहां से जो क्वेश्चन आया है वो उस क्वेश्चन को नीचे में यहाँ पर लिखवा देंगे, तब तो पता चलेगा ना कि उसी का एग्जाम का क्वेश्चन। देख लोगे कि 40 क्वेश्चन में जो 30 प्लस ला रहा है ना, उसी का सही चल रहा है। जो ला रहा है देखोगे, जो ज्यादा उछलता है वो देखना 5 नंबर नहीं लाएगा,
जो जो फालतू फालतू बात बोलता है, जिसको पढ़ना है नहीं, वो 5 नंबर नहीं लाएगा, गारंटी है मेरा। रेलवे का क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। चला तैयारी करने के लिए, उसको लगता है कि आज शुरू करेंगे तैयारी, फॉर्म भरे, हो गया मेरा रिजल्ट क्लियर, फॉर्म भरे रिजल्ट क्लियर। ऐसा नहीं होता। जो खूब मेहनत कर रहा है उसको तो हालत खराब है, जो खूब मेहनत कर रहा है साल 2 साल से, उसका भी लटकने का चांस है। समझे? लटक कौन जाएगा? अचानक से जिसको याद है, जैसे अचानक से फिर 1 साल के बाद ग्रुप डी आएगा, फॉर्म भरेगा, चल देगा, निकल गया, तैयारी शुरू। देखो यहाँ अब इससे भेंटे नहीं होगा तो कैसे चलेगा? देखो यहाँ पर ये रेखा को आंतरिक रूप से इस रेशियो में विभाजित कर रहा है, 1:2। देखो हमारा जो बोलने का उद्देश्य है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारा बोलने का ये उद्देश्य है कि भाई पढ़ो, अभी भी समय है। सिर्फ तुम्हारा पढ़ाई काम देगा, आलतू फालतू फालतू बात पे ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई करो और यहाँ से पढ़ लो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में। कौन बोलता है रिजल्ट नहीं होता? मंगल ग्रह से आता है क्या कोई? आईएएस जो बनता है उसको सिंह रहता दूगो, तो यही का लोग है जी। रिजल्ट हो जाता है, लेकिन रिजल्ट होने के लिए पीछे का तपस्या दिखता है। जो मेहनत ज्यादा किया रिजल्ट उसी का आएगा। ठीक है, चाहे कितना भी तेज रहो, कितना भी इंटेलिजेंट रहो, मेहनत नहीं करोगे फंस जाओगे। कितना भी बैल विद्यार्थी रहे, मेहनत करे तो उसका रिजल्ट आएगा। रेलवे वाला पकड़ के थोड़ी है कि जा रहा रोड पे ही, बड़ा इसका है, स्मार्ट लग रहा है, बाल देखो खड़ा ले चल, पकड़ के थोड़ी देता है नौकरी। नौकरी लेना पड़ता है। देखो यहाँ उस के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2, 4, 7, 9 को मिलाने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1-2 के अनुपात में विभाजित करेगी। इसका निर्देशांक पूछेगा, बात पे ध्यान दो। कोई फालतू फार्मूला नहीं है, हम जो तरीका बता रहे हैं याद रखो। इस 1 को डायरेक्ट 7 से गुना करो, 7 इकाई 7। इस 2 को पहले से गुना करो 2 से, 2 दूनी 4 और भाग लगा दो दोनों के योगफल से, 1 + 2, 7 4 11/3। हम ऑप्शन देख लेंगे 11/3 किसमें है? बी में। उत्तर आ गया बी। अगर 11/3 दूसरे ऑप्शन में भी रहता तो हम किससे गुना करते पता है? 2 को गुना करते फिर 4 से, 4 दूनी, या 1 को गुना करो 9 से, 9 इकाई 9 और 2 को गुना करो 4 से, 4 दूनी 8 और भाग किससे लगा दोगे? 1 + 2 से, 9 8 17 17/3। यही इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंटरसेक्शन, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला देकर के, सेक्शन रेशियो देकर के निर्देशांक पूछ देगा और निर्देशांक देकर के रेशियो भी पूछ देता है। तो उल्टा भी क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभी। लिखो इसको ना, 1 से गुना करो 7 को, 7 इकाई 7, 2 को उल्टे हाथ गुना करो, 2 दूनी 4। पहले वाले से गुना किए तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 4 11 अब बटे इस दोनों के योगफल से डिवाइड कर देंगे। वैसे तो इसका फार्मूला ये m/n है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। गुना करना चाहोगे लिखोगे mx2 प्लस यहां पर nx1, अब बटे क्या लिखोगे? m + n। ये हुआ एक। दूसरा my2 प्लस ny1 और बटे क्या लिखोगे? m + n। तो इसको फार्मूला को रटने से ज्यादा बेटर है कि इसको समझ लेना। ठीक है, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु 4 5 2 बिंदु 2 3 7 8 को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। उल्टा क्वेश्चन है, तो उल्टा क्वेश्चन है जिसमें बिंदु 4 5, बिंदु क्या है? 4 5 और ये क्या है? 2 3। बिंदु 4 5 जो है, ये जो बिंदु 4 5 है, ये जो बिंदु 4 5 है, ये 2 अलग अलग बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ 2 3 और 7 8। इसको मिलाने का काम करती है, सही है ना? अब इसका रेशियो निकालना है। इसका क्या निकालना है? रेशियो। मान के चलो कि m रेशियो क्या है? n है। तो कैसे कैसे गुना करोगे बताओ? अभी तरीका बताए थे। m को किससे गुना करोगे? 7 से। 7m + 2n बटे m + n। तो ये पहला निर्देशांक निकलेगा कौन सा? 4 और इसी से निकल जाएगा। दूसरा निकालने का कोई जरूरत, इसी से m रेशियो n निकल जाएगा। अब हमने कहा m को किससे गुना करोगे? 7 से। n को किससे गुना करोगे? 2 से। तो 7m + 2n अब बटे क्या हो जाएगा? m + n। ये बराबर किसके आएगा? 4 के। ये समझ रहे हो? बस यहीं से निकल जाएगा, 5 का निकालना जरूरत नहीं है। देखो इसको कैसे गुना करोगे? लिखोगे 7m + 2n बराबर 4 गुना m + n यानी 4m + 4n। तो 7m में से 4m को घटाओगे 3m, ये बराबर किसके हो जाएगा? 2n के। तो बताओ m रेशियो n निकल गया, तो m रेशियो n निकल जाएगा। क्या रेशियो निकलेगा? 2:3। उत्तर क्या आ जाएगा? E। दो क्वेश्चन और देख लो 7 तक, नहीं तो खत्म कर दें। ये खत्म हो जाएगा तो फिर कल सिर्फ प्रोबेबिलिटी बचेगा, उसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कुछ कुछ। यहाँ देखो 4x + 6y = 9 द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल क्या है? y बराबर होता है mx + c। ये जो m है यही स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और c क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है? 4x + 6y = 9।
हमें y को रख लो इस तरफ 6y और 4x को बराबर के उस तरफ भेज दो, तो -4x प्लस क्या आ गया 9। हमें लाना है y लाने के लिए 6 से भाग देना पड़ेगा, इस 6 को उस तरफ भेज दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा -4/6x प्लस 9/6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट से मतलब नहीं, हमको स्लोप से मतलब है। स्लोप x के साथ क्या लगा हुआ है -2/3। यही हमारा उत्तर हो गया। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी, y बराबर mx प्लस c। m क्या है? 7वां नंबर को क्वेश्चन देखो। x अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है? x अक्ष पर x को कहा जाता भुज, क्या कहा जाता है? और y को कहा जाता कोटि। कभी कभार पूछ देता क्वेश्चन। x को कहा जाता भुज और y को क्या कहा जाता है? x अक्ष पर y होता है 0 और y अक्ष पर x होता है 0। तो x अक्ष पर जो बिंदु है उसको हम लोग मान लेते हैं x, और y वाला क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। कौन सा बिंदु है जो 2 और -5 से और -2 और 9 से समदूरस्थ है? डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। ये हमारे पास 2 और -5 का भी जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस -2 और किसका है? 9 का है, सेम डिस्टेंस है। हम बोलेंगे इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसका भी है, दोनों क्या होगा? बराबर। दोनों क्या होगा? बराबर। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है किसी से किसी को घटा दो, x - 2 कर दो, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो ये डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। लेकिन चूंकि हम इसका भी स्क्वायर रूट करने वाले तो नहीं भी लिखते तो काम चल जाता। चलो लिख देते हैं। x - 2 क्या हो जाएगा? x + 2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 का होल स्क्वायर यानी -9 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट दोनों कट जाएगा, डिस्टेंस सेम है। तो x - 2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा x का स्क्वायर प्लस आ गया 4 - 2 दूनी 4x प्लस क्या आ गया 25। ये बराबर हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 9 में 81। जो कटने वाला है काट दो, x स्क्वायर कट गया, 4 से ये 4 कट गया। इस 4x को बराबर किस तरफ लाओगे या इसी 4x को बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो 4 4 क्या आ जाएगा 8x। और 25 में से 81 को घटा दोगे, 11 में से 6 को घटाओगे, 11 में से 5 को घटाओगे ये 6 आ गया, 7 में से घटाओगे 5 आ गया, -56 आ गया। नहीं तो 8 से काट दोगे तो x का मान क्या आ जाएगा -7। x का मान जैसे ही -7 आ गया है दूसरा कोऑर्डिनेट 0 होगा, आंसर क्या आ जाएगा -7 0। ऑप्शन नंबर ए। डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल किया हम लोग। स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक बिंदु है 2 - 5, दूसरा बिंदु है -2 और 9। अब यहाँ पर y एक्सिस, x एक्सिस पर y क्या हो जाता है 0 और y के समानांतर भी y हो जाएगा 0, x के समानांतर भी x क्या हो जाएगा 0। तो x है हमारे पास, x एक्सिस पे है तो x लिख लिया हमने और इसको हमने लिख लिया 0। अब इससे समदूरस्थ है तो इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, एक बार इसके साथ डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, दोनों समदूरस्थ है, बराबर है। बराबर करके यहाँ से x का मान निकल गया -7, 0 पहले से था, कोऑर्डिनेट निकल गया -7 0। देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा समीकरण y अक्ष के समानांतर एक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? y का मान क्या आना चाहिए 0, y का मान 3 नहीं आएगा, यहाँ पर y है ये नहीं है, यही आंसर आएगा। यहाँ पर y है ये आंसर नहीं आएगा, y - 2 = 1, y का मान 3, आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ? b। x + 3, यहाँ पर y है कहीं क्या? इसका मतलब जब y नहीं है तो y का मान क्या है 0। समांतर चतुर्भुज के बारे में पता है क्या? एक समांतर चतुर्भुज PQRS में P बराबर है -1 और 1। देखो ये P है, ये Q है, ये R है और ये क्या है S है। P दिया हुआ -1, Q दिया हुआ 8 0, R दिया हुआ 7 5 और S का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में अभी हम लोग यहाँ पर ये बता रहे थे जैसे 2 और 3 है और -2 और -3 है, और अगर 2 बिंदु है और इस 2 बिंदु का ऐसा बिंदु जो इसको 1:1 में बांटती हो, 1:1 में बांटती हो, तो इस कंडीशन में हम लोग सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। 1 को गुना किससे करते हैं 2 से, और फिर इस 1 को गुना किससे करते हैं? मान के चलो कि यहाँ पर ये हमारे पास +2 या +4 रहता है, यहाँ पर कुछ अलग कर देते हैं, ठीक है, कुछ अलग कर देते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है 1 को किससे गुना करते 2 से तो 2 ही आ जाता, और 4 को किससे गुना करते 1 से तो 4 ही आ जाता, और इसको डिवाइड किससे करते 1 1 2 से। तो जब समदूरस्थ रहेगा, जब बीच में रहेगा, जब पक्का क्या रहेगा बीच में, तो बीच वाला बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम x1 + x2 का आधा कर देंगे तो भी निकल जाएगा। ये निकला कहां से? सेक्शन फार्मूला से। हमने कहा कि 1 को 4 से गुना करोगे तो 4 आएगा और 2 को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। तो 2 + 4 बटे नीचे में m + n कर रहे थे ना जी,
हमने ये देखा कि जब 1:1 में बांटेगा यानी पक्का बीच में हो, मध्य बिंदु हो, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम डायरेक्ट 2 + 4 का आधा कर देंगे तो नहीं चलेगा काम क्या? वही काम हम यहां पर करते हैं। दो विकर्ण जो होते हैं समचतुर्भुज के, वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, क्या पता है क्या? दो विकर्ण हमेशा, समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के दो विकर्ण एक दूसरे को लंब पे समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज समद्विभाजित करेगा, लेकिन समचतुर्भुज 90 डिग्री पे समद्विभाजित करेगा। तो इसका जो निर्देशांक है, ये बताओ, इसका जो निर्देशांक है, इसके हिसाब से दोनों के पक्का बीच में है, और इस विकर्ण के हिसाब से भी दोनों के बीच में है। अरे एस का मान लेते हैं एक्स वाई, हम इसके हिसाब से निकालते हैं, विकर्ण के हिसाब से निकालते हैं। दोनों को जोड़ के 7 - 1 6, 6 का कर देंगे आधा तो क्या आएगा 3, 5 - 1 4, 4 का आधा कर देंगे तो 2। इस बिंदु का निर्देशांक 3 2 निकला, तो इस बिंदु का निर्देशांक यहां से निकालेंगे, बोलेंगे x + 8 का आधा, x + 8 का आधा, ये किसके बराबर होगा 3 के, और y + 0 का आधा, ये किसके बराबर होगा 2 के। तो यहां से बताओ कि x का मान क्या निकलेगा, 3 दूनी 6, 6 में से 8 को घटा दोगे तो x का मान क्या आएगा 2 दूनी 4, y का मान क्या निकल गया, तो y का मान निकल गया 4। तो बताओ कि s का इसको हमने कहा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक अगर निकालोगे तो इसके हिसाब से भी बीच में है, तो x और y के बीच संबंध ज्ञात करें। ये सर बस एक सेकंड इसको खत्म कर देते हैं। ये x y है, x y के साथ क्या 5 3, और x y किसके साथ 4 6 के साथ समान दूरी पे है, क्या है समान दूरी पे। तो क्या समान दूरी वाला अभिव्यक्ति तरीका बताए थे क्या, ऐसे लिखोगे x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 का होल स्क्वायर, सॉरी y - 3 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट इस पे भी चढ़ाओ इस पे भी चढ़ाओ, स्क्वायर रूट निकालने के बाद निकलेगा, स्क्वायर रूट तो अपने आप में कट जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा x स्क्वायर प्लस 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 x प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 y, ये बराबर किसके हो जाएगा x का स्क्वायर 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8 x प्लस y का स्क्वायर प्लस 36, 6 दूनी 12 y। जो जो कटने वाला उसको काट दो, x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया, ठीक है। 8x को बराबर किस तरफ लाओगे तो ये -2x हो जाएगा, 6y है, 12y को बराबर किस तरफ लाओगे तो ये प्लस 6y हो जाएगा। 25 यहां पर है, 25 में 9 को जोड़ोगे 34, ये हमारे पास क्या है 34 में से 36 को घटा दो, ये 52 हो गया ना, 34 में से 52 को घटा दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं की, y का स्क्वायर 36 आ गया, कहां पे 18 आएगा, 6 दूनी 12 y, ठीक तो है, 6 × 6 = 36, ये आएगा 4 × 4 = 16, हाँ ये आ जाएगा 25 और 9 मिलकर के 25 9 मिलकर 34, 34 में से 36 को घटाओगे तो -2, -2 में से फिर यहाँ पर 16 काओगे तो ये आ जाएगा -18, ठीक है ना, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं था। चलो अब यहाँ से क्या कॉमन लेकर के हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, -2 को कॉमन ले लो, तो -2 को अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा x - 3y + 9 बराबर किसके 0 के, और इसको बराबर के उस तरफ भेज दोगे, खत्म हो जाएगा। क्या यही हमारा समीकरण आ गया क्या, x - 3y + 9 = 0, x - 3y कहाँ गया जी, ओ माइनस ये कॉमन नहीं लिया, यही ना, कोई बात नहीं है, यही आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से देखो यही आंसर हो जाएगा, इसी को बराबर के उस तरफ भेज दिया, ठीक है। इसको करके देखना आपने, कल जो होगा प्रोबेबिलिटी होगा, क्या होगा, और अंतिम क्लास होगा कल।